हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का सौर एकेडमी में स्वागत है। हमारी जो आर्मी अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं उसी के हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। हर प्रश्न के साथ कुछ अतिरिक्त तथ्यों को भी कवर किया जा रहा है। उन तथ्यों को नोट कर लीजिएगा, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। यहां पे पूछा गया है कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो जो सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले जो पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, वो सभी सौर मंडल में शामिल होते हैं। सूर्य, उल्का पिंड, तारे, धूमकेतु, उल्काएं इत्यादि ये सब किस में आते हैं? सौर मंडल में आती हैं। तो यहां पे देखें, सूर्य, उल्का पिंड, तारे, तो यहां पे तीनों के तीनों ही हैं। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? कब एक्सेप्ट किया गया था? वो डेट पूछा है अंगीकृत करने की। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 26 दिसंबर 1949। तो ये कब? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं। एक डेट है 9 दिसंबर 1946। ये डेट भी याद रखिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसकी नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को नेक्स्ट बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये भी याद रखिए। संविधान को बनने में समय कितना लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये फैक्ट भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो अशोक के शिलालेख हैं उनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसकी जो खोज हुई थी अशोक के अभिलेखों की 1750 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की था? पैनथेलर ने। इस फैक्ट को भी याद रखिए, पैनथेलर ने। इसकी खोज किसने की थी? पैनथेलर ने 1750 में। और इसको पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? यहां पे ऑप्शन में देखें, जेरी स्मिथ, जोसेफ अस्पनिन, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स डायसन। तो कौन था ये? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा था। खोज पूछे तो पैनथेलर ने किया था 1750 में। पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। इसके अलावा अशोक के शिलालेखों में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 में एक विश्व की धर्म संघीय संसद का आयोजन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये जो 1893 में ये कहां पे हुआ था? शिकागो में। शिकागो कहां पे है? ये यूएसए में है। वहां पे धर्म संघीय संसद का आयोजन हुआ था और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद ने उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा ही किया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध की दीक्षा ली थी? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध की शिक्षा ली थी? तो कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार के बाद अशोक ने युद्धों का त्याग करके बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी। और वो कौन से किससे ली थी? यहां पे ऑप्शन में देखिए तो नागसेन, भानुगुप्त, पुरुगुप्त, उपगुप्त। तो ये कौन थे बौद्ध भिक्षु? ये उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी। याद रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन अभी चर्चा कर चुके हैं। अब ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग करके बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त। और किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? यहां पे दो टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है।
जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो ये किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये नाम याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम। ये सिंध प्रांत में लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर पहली बार लगाया गया था। यहां पे पूछा गया है जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार लगाया था। तो दोनों फैक्ट याद रखिए, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, क्रिकेट, गोल्फ, ब्रिज, बास्केटबॉल। किससे है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। कप और ट्रॉफियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी एक लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी कप ट्रॉफी हैं? डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंगा, डीसीएम ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, देवधर, आईसीसी वर्ल्ड कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इत्यादि क्रिकेट से है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। हॉकी में से संबंधित कौन कौन से हैं? बेटन कप, रंगास्वामी कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप इत्यादि हॉकी से संबंधित है। बास्केटबॉल से फीबा बास्केटबॉल विश्व कप, यूरो बास्केट, एनबीओ, नेहरू कप, फेडरेशन कप। गोल्फ से वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। बैडमिंटन से अमृत दीवान कप, नागर कप, चड्ढा कप, थॉमस कप। और टेनिस से डेविस कप, ऑस्ट्रेलिया कप, फ्रेंच ओपन, विलियमडन, यूएस ओपन इत्यादि किससे हैं? टेनिस से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट आप न्यूज में कई बार सुने होंगे, फोर्थ स्टेट। ये किससे संदर्भित करता है? यहां पे ऑप्शन में देखें, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी, प्रेस, लेजिस्लेचर, विधायिका। तो किससे संदर्भित करता है? जो फोर्थ स्टेट होता है ये प्रेस, ये मीडिया, प्रेस इत्यादि फोर्थ स्टेट को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन में देखो तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा वाला भी राज्य है। इसका राजधानी कहां है? तो लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है और आसान सा है, सबसे बन जाएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट, बिच्छू, सांभर, नीलगाय। किसे कहा जाता है? तो ये ऊंट को कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहां पर किया गया है? पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? एक प्रश्न ये बनता है। 2 अक्टूबर 1959 में कहां से किया गया था? ऑप्शन में देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो ये कहां से? ये राजस्थान के नागौर जिला, ये भी याद रखिए, नागौर जिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को कहां से शुभारंभ हुआ था? तो नागौर जिला, राजस्थान से। इनमें से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यहां पे कुछ संगठनों के नाम दिए गए हैं, उसमें से कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो सबसे पहले कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको कौन प्रदान करता है? तो यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। कब से दिया जा रहा है? 1951 से। इसको भी याद रखिए, किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? राजतरंगिणी ये कश्मीर से संबंधित है। ये भी पूछा गया है कि किससे संबंध रखती है, तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है कल्हड़। कौन है? कल्हड़। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखें, विशाखा दत्त, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद।
विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है? तो पंचतंत्र। तो इन चारों के चारों फैक्टों को याद रखिए। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। गीत गोविंद के जयदेव और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट बुक्स दिए हुए हैं, उनके लेखक हैं। विशाखा दत्त के कौन है? मुद्रा राक्षस। जयदेव गीत गोविंद। मैथिली शरण गुप्त किसके हैं? भारत भारती के। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कल्हण के राजतरंगिणी। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। पाणिनि अष्टाध्यायी। कालिदास ने कौन कौन सी रचना की है? तो कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की। अबुल फजल की अकबरनामा, आईने अकबरी अबुल फजल की है। अलबरूनी किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना कौन सी है? किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, कल्हण की राजतरंगिणी। इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। इनमें से कौन सा एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से इनमें से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार। तो इनमें से कौन सा है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, तो इसको भी याद रखिए। कहां पे? फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा यहां पे गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये विश्व शांति के लिए दिया जाता है। विश्व शांति के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। ये 1995 से शुरुआत हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो यह सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है। यह भी 1995 से शुरुआत हुई थी, तो इन फैक्ट को भी याद रखिए। एसएमएस का पूरा नाम है, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? स्पीड मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। यहां पर हमारे जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है साइंस का? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? यहां पे अमलगम पूछा गया है। तो पारा जब किसी भी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो यह क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। तो यहां पे ऑप्शन में देखें, जस्ता तांबा, सीसा जस्ता, पारा जस्ता और तांबा टिन। तो यहां पे पारा जस्ता जो है ये अमलगम कहलाएगा। पारा जब किसी भी धातु से मिश्र धातु बनाता है तो क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस, पैरोलिसिस, ओस्मोसिस, हीमोलिसिस। क्या कहलाती है इसमें? तो ये डायलिसिस कहलाता है। मनुष्य के खून को किडनी शुद्धिकरण करती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले उत्सर्जन को समझ लेते हैं। उत्सर्जन का जो प्रमुख अंग होता है वो वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। और वृक्क के अंदर वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाया जाता है। हर एक वृक्क के अंदर 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन की संख्या पाई जाती है, और यही उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क नलिकाएं। वृक्क नलिकाएं जो होती हैं, इसके अलावा यदि नेफ्रॉन भी बोला जाएगा तो इसको भी याद रखिए, नेफ्रॉन भी राइट आंसर हो जाएगा। यदि नेफ्रॉन इसकी जगह पे है तो वो भी है। उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, सुमेलित है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, यह भी सुमेलित है। विटामिन डी को टोकोफेरॉल नहीं बोला जाता है। टोकोफेरॉल किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। विटामिन डी को क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरॉल। टेकोफेरॉल किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। और विटामिन के को क्या बोला जाता है? फिलोक्विनोन। इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के
फिलोक्विनोन। तो इस तरह से इन सबको याद रखिए। यहाँ पे विटामिनों के नाम और उनकी कमी से होने वाले प्रभाव दिया गया है, तो इनको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सूर्य में पाई जाती है? यहाँ पे अवस्थाएं दी हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो सूर्य में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो ये प्लाज्मा। सूर्य में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था में सूर्य पाया जाता है। इसके अलावा सूर्य की जो ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कौन सी? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होता है। बहुतायत मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो दोनों याद रखिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। मानव जनसंख्या वृद्धि के स्टडी को कहा जाता है। मानव जनसंख्या वृद्धि, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी, जियोग्राफी, एथनोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो क्या कहा जाता है? ये डेमोग्राफी कहा जाता है। कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये मानव जनसंख्या की वृद्धि का अध्ययन करता है। क्या है? डेमोग्राफी। जियोग्राफी में हम क्या करते हैं? भूगोल, मानव और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। एथनोलॉजी में हम मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं और सोशियोलॉजी में हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। जंग के लिए निम्न में से किस आवश्यक कारक का होना अनिवार्य है? यहां पे देखें, हवा, पानी, प्रकाश, ए और बी दोनों। तो जंग के लिए कौन सा आवश्यक कारक है? हवा और पानी। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ही जंग पकड़ता है लोहे में। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। जंग के लिए आवश्यक कारक कौन सा है? हवा और पानी। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यहां पे भौतिक परिवर्तन पूछा गया है। ऑप्शन में देखें, लोहे में जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्पन, यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक अवस्था सिर्फ चेंज होती है, यह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और नेक्स्ट, फलों का पकना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। बाकी तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को कहते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, प्रोटियम, प्रोटॉन, मेसान। क्या कहते हैं? ये ऊर्जा स्तर कहलाता है। और इसकी अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो नील्स बोर ने। इसको भी याद रखिए, नील्स बोर ने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और वो कौन सी कक्षा होती है? ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यहाँ पे यदि ऊर्जा कोष आए तो वो ये भी सही हो जाएगा। ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब I प्रोपोर्शनल टू V। प्रभावित होने वाली धारा कौन सी? I, विभवांतर का है V, इसके प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम इसको देखें तो I इक्वल टू V अपन R, V इक्वल टू IR। तो यहां पे ओम का फार्मूला किसको रेफर करता है? V इक्वल टू IR को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी तरंग की आवृत्ति को नापने की इकाई है। तरंग की आवृत्ति किससे नापा जाता है? यहां पे देखें, मीटर, सेकेंड, मेगा, हर्ट्ज। किससे नापा जाता है? तो ये हर्ट्ज से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हर्ट्ज से नापा जाता है। सूर्य की किरणें किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? यहां पे ऑप्शन में देखें, विकिरण, चालन, संवहन। ये तीनों ही विधियां जो हैं ऊष्मा के संचालन के लिए होती हैं। यहां पे पूछा गया है सूर्य की किरणें किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो ये विकिरण द्वारा। सूर्य की किरणें किस विधि द्वारा? तो ये विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। और यहां पे कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक दिए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन और डाइन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल और अर्ग। भूकंप तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर से। प्रेरकत्व किससे मापा जाता है? हेनरी से। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल और कैलोरी। चुंबकीय प्रेरण, टेस्ला। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम। प्रतिरोध, ओम।
तरंग की आवृत्ति किससे मापी जाती है? तो हर्ट्ज से मापी जाती है। तो ये सारे के सारे इसमें से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पर शून्य होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो यह ध्रुवों में सबसे ज्यादा होता है, विषुवत रेखा में सबसे कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। यहां पे पूछा गया है गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पर शून्य होता है? तो यह पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। कहां पे? पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा में न्यूनतम होता है। तो इन तीनों फैक्टों को याद रखिए। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहां बनता है? मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे अनंत पर। ये कहां पे बनता है? रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इसी तरह की क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। यदि कोई क्यूरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।